नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मुझे जवाब चाहिए मैं आपका स्वागत है। बंगाल की लड़ाई दिलचस्प होने के साथ साथ अब तीखी भी होती जा रही है। बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार जारी है। राज्य में ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक करीबी ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी बंगाल चुनाव को लेकर आक्रामक है। आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और बंगाल में 48 सीटों के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा ने जो बयान दिया है, उसके बाद राज्य की सियासत फिर गर्म हो गई है। दरअसल लव जिहाद कानून को लेकर बीजेपी अपने एजेंडे पर कायम है। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक अगर उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में आती है, सत्ता में आती है, तो लव जिहाद और गौ हत्या कानून को हर हाल में लागू कर दिया जाएगा। नए बयान की टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी को बंगाल में अचानक लव जिहाद की याद कैसे आ गई। लेकिन बीजेपी अपने रुख पर कायम है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कल बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं और 12 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा है। दोनों ही दिग्गजों के दौरे के दौरान टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दोनों ही दिग्गजों के दौरे के दौरान यह भी गौर करना होगा कि क्या अमित शाह या नड्डा राज्य में सीएए और लव जिहाद को लेकर कोई बड़ा बयान दे सकते हैं। बंगाल में चुनावी बयानबाजी और बीजेपी में बार पलटवार को लेकर हम चर्चा करेंगे अपने एक बड़े पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले हम ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बस इन्हीं तस्वीरों के इर्द गिर्द बंगाल की राजनीति घूम रही है। और बंगाल की राजनीति है वो आपको बताती है कि आखिर वो किस ओर जा रही है। इस बीच में आपको बता दूं कि किसानों की बैठक भी विज्ञान भवन में चल रही है। ये बैठक बड़ी उम्मीदों के साथ हो रही है और माना जा रहा है कि आज इस बैठक में कोई हल निकल सकता है। हमारा पैनल जिनसे हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, प्रियंका बीजेपी, बादल देवनाथ टीएमसी, विवेक शिनाथ सीपीआई के नेता हैं, इसके साथ अतीक हैं, प्रेम कुमार हैं और एस के दत्ता हैं। सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, जो इस वक्त बंगाल के दौरे पर हैं। 48 महत्वपूर्ण सीटों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर बनी हुई है और अब उन्होंने जो बयान दिया है, उस बयान से एक बार बंगाल की सियासत में फिर से खलबल मच गई है। नरोत्तम मिश्रा जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई साहब। तो बंगाल के आप दौरे पर हैं, 48 सीटों की जिम्मेदारी आपके पास है, लेकिन आपके बयान बंगाल की सियासत को हिला रहे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण बंगाल में आपने बयान दे दिया है। इस बयान के बाद पूरी चर्चा देश में हो रही है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो लव जिहाद कानून और गौ हत्या का कानून भी पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। वो राजनीतिक बयान नहीं है, वहां की जो परिस्थिति है उसको देखकर मेरे मन से वो बयान निकला है। कई लोग, मैं तीसरी या चौथी बार अभी प्रवास पे था वहां के, जब नीची बस्तियों में जाते हैं, खासकर गरीब बस्तियों में जब जाते हैं वहां पर, और जब चर्चा करते हैं तो इस तरह के मामले देखने को आते हैं कि वहां धर्म स्वातंत्र विधेयक की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से लालच से, प्रलोभन से, डरा के, धमका के धर्म परिवर्तन कर लेते हैं शादी के बाद में, तो ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो मैंने कहा कि मैं जब सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरह यहां पर भी धर्म स्वातंत्र विधेयक लेके आए, जिसको आप लोग लव जिहाद कहते हैं। नहीं तो ये तो बीजेपी का एक तरह से एजेंडा है कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां लव जिहाद कानून लागू किया जा रहा है और अगर वहां पर नहीं है तो बाकायदा विशेष तौर पर संसद में पास कराकर उसे लागू किया जा रहा है। गौ हत्या को लेकर बीजेपी की सरकार जहां जहां वहां पहले से लागू कर रही है, तो उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले अगर ये बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां तमाम तरह के समीकरण हैं, समीकरण वहां ओबीसी का भी है, समीकरण वहां मुस्लिम वोटरों का भी है, समीकरण वहां हिंदू वोटरों का भी है, तो यह माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अगर आपने ये बयान दिया है तो कहीं ना कहीं इसे एक ध्रुवीकरण के तौर पर देखा जा रहा है।
आदरणीय मनोज भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी वोटों को ध्यान में रखकर राजनीति नहीं करती जी। अगर हम वोटों को ध्यान में रख के राजनीति करते तो धारा 370 जब हटाते जब देश के अंदर या देश के किसी प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे होते। हम 35 से तब नहीं हटाते जब देश के अंदर या प्रदेश के अंदर कहीं चुनाव हो रहे होते, तब हटाते। हम ट्रिपल तलाक लाए तब देश में कहीं चुनाव नहीं था। हमने राम मंदिर का जब शिलान्यास किया तो देश के अंदर कहीं चुनाव नहीं था। चुनाव को ध्यान में रख के नहीं, हम परिस्थितियों को ध्यान में रख के बोलते हैं। हमारा एजेंडा, हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य राष्ट्रवाद ही है, राष्ट्रवाद ही था और राष्ट्रवाद ही रहेगा। देश हमारे लिए सर्वोपरि है। देश आपके लिए सर्वोपरि। हालांकि तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियां और उनके राजनेता भी कुछ इसी तरह का जिक्र करते हैं। जेपी नड्डा साहब पहुंचने वाले हैं, अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं, 48 सीटों की जिम्मेदारी आपकी है। क्या किसी को छोड़ोगे ममता बनर्जी की पार्टी में, या सारे के सारे आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा देंगे? 57 जी। हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कह चुके हैं कि ममता जी अकेली रह जाएंगी चुनाव आते आते तक। तो ये तय है कि वो लगभग अकेली हो जाएंगी चुनाव आते आते तक। दरअसल आदरणीय मनोज जी, वहां की स्थिति ऐसी है कि वहां पर ममता जी नाम के लिए रह गई हैं। काम का तो मामला अलग ही है। काम तो वहां माफियाओं का राज है। बालू माफिया, दारू माफिया, कोल माफिया, भू माफिया, ये एक काकस है वहां पर। और ये काकस के सरगना वहां पर उनके भतीजे और उनके भाई हैं, जो जिनकी बैठकें रोज होती हैं। भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य हो रहा है वहां पर। कोई धनी धोरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर हमलों की साजिश बनती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विजय वर्गीय जी तक पर हमले हो गए। वहां अरविंद मेनन जी राष्ट्रीय मंत्री हैं, उनके ऊपर हमले करने की कोशिश की हुई, जो चिंता का विषय भी है और निंदा का विषय भी है। लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता है जैसा वहां किया जा रहा है। लेकिन अभिषेक तो कहते हैं कि मैंने कोई वसूली नहीं की, और अगर कोई भी व्यक्ति इसके सबूत दिखा दे और ये साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और क्या कहेंगे वो? और रिश्वत का क्या सबूत होता है? नहीं तो ये बात तो वो भी बोल सकते हैं। जनता कह रही है वैसे ये बात तो वो भी बोल सकते हैं कि साहब रहे। रिश्वत का क्या सबूत हो सकता है? हम तो वहां वो हमारे बारे में वो हमारे बारे में वो कैसे कहेंगे? हम तो वहां सरकार में कभी रहे ही नहीं है। आजादी के बाद से आज तक वहां 34 साल तक कम्युनिस्ट रहे, 10 साल से दीदी है, उसके पहले कांग्रेस थी। तो हम तो कभी नहीं, तो हमारे बारे में कोई कैसे कह देगा वहां पर? अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप तमाम टीएमसी अच्छा, के नेता वो ऐसा कर ले, ऐसा बताए। जी बताइए, कुछ बोल रहे थे आप, बताइए बताइए। बोल रहे थे कुछ, बहुत दिनों बाद हम लोगों का आमना सामना हुआ को ये भी आपकी कृपा से संभव हुआ है। आपने कृपा करी है तब। नहीं, कृपा तो खैर ऊपर वाले की है हर जगह। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, आपके कॉन्फिडेंस को लेकर, आपके कॉन्फिडेंस को लेकर थोड़ा सा तनाव हो जाता है दूसरी पार्टियों को। उत्तर प्रदेश में आपका कॉन्फिडेंस था, मध्य प्रदेश में जब उपचुनाव हुए, सरकार बनाने की बात हुई, तो वहां पर भी आपका गजब का कॉन्फिडेंस था। हालांकि कमलनाथ नहीं समझ पाए, समझ लेते तो दुर्घटना नहीं होती। अब पश्चिम बंगाल में आपका कॉन्फिडेंस है, 48 सीटों की भले ही आपको जिम्मेदारी है, लेकिन नब्ज मुझे लगता है पूरे प्रदेश की आपको पता होगी। जरा बताइए हकीकत में। हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं अभी स्क्रीन पर, क्योंकि परिणाम आएंगे तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। मेरी और आपकी प्रदेशों को लेकर संवाद होता रहता है जी, और ये पिछले करीब 3, 5, 7 साल तो हो ही गए, अलग अलग प्रदेशों के उपचुनाव के, राज्यों के चुनाव के। जी, मुझे ध्यान नहीं आता कि मेरा कभी आंकलन गलत निकला होगा। जी 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 जी, मुझे भी कुछ ऐसा प्रतीत होता है। आपके इंडिया न्यूज चैनल पे पूरे विश्वास से कहता हूं जी, पश्चिम बंगाल में अब की बार 200 पार। अब की बार 200 पार, लेकिन सरकार बना लेंगे, मतलब आप अपने दम पर सरकार बना लेंगे?
2/3 हो गया, 200 पार। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने अभी कहा कि वहां पर रेत माफिया, शराब माफिया, चिटफंड माफिया, तमाम सारे माफियाओं के नाम गिनाए, लेकिन टीएमसी के लोग वही कह रहे हैं कि साहब आप हमारे सारे नेताओं को ले जा रहे हैं, उन नेताओं को लेकर जा रहे हैं, उन मंत्रियों को लेकर जा रहे हैं, उन विधायकों को लेकर जा रहे हैं, उन सांसदों को लेकर जा रहे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी ही लगाती थी। तो अब जब वो हमारी पार्टी में थे तब वो भ्रष्टाचारी थे, वो करप्शन में नहाए हुए थे। अब जब वो बीजेपी में चले गए तो कौन सी गंगा में नहा के एकदम पवित्र हो गए? ये सबसे बड़ा सवाल टीएमसी के नेता पूछ रहे हैं। नहीं, वो क्या है, बाद में पूछते हैं तो उनकी बात में दम नहीं बचती है। अच्छा, वो पहले उनको कहें तो समझ में आती है। हाँ, वो बाद में कहते हैं तो इसलिए उनको दिक्कत आती है ये। और मैं बता रहा हूं आपको मनोज जी, बहुत हालत खराब है इनकी। ये पीके है, क्या नाम है उनका, उनके भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो है, जिन्होंने अभी बिहार में उनकी सरकार तेजस्वी की बनवाई थी। आप बड़ी जल्दी नाम भूल गए इनका। 2014 में तो आपके साथ भी थे लोकसभा में, बनवा रहे थे। वही ममता, हाँ, एक ही बार रहे हैं वो। उनको वहीं से तो ये गलतफहमी हो गई कि वो सरकारें बनवाते हैं। अच्छा, और उसके बाद हम लगातार जीत रहे हैं। उनका ज्ञानवर्धन कर रहे हैं आप ही कि उसके बाद हम लगातार जीत रहे हैं और उनके बाद से ज्यादा सीटें ला रहे हैं। ये जब कोई बैलगाड़ी के नीचे चले तो उसे भ्रम हो जाए कि बैलगाड़ी उस पर चल रही है, वैसी स्थिति रहती है। तो इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बैलगाड़ी के नीचे कौन चलता है? कोई भी अगर पैसे लेके कोई बैलगाड़ी के नीचे कौन चलता है तो उसे राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। उसे राजनीतिक प्रतिक्रिया, जो भी चलता हो, कहावत है, पर राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए उन्हें कि भाजपा 100 के अंदर सिमट जाएगी या 3 अंक नहीं ला पाएगी। वो अपना काम करें, अच्छी बात है, पर राजनीतिज्ञों के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए उन्हें। नहीं, लेकिन उनको जैसे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको अपने ऊपर भरोसा है, ठीक है, वैसा ही भरोसा पीके को अपने ऊपर है। और वो कह रहे हैं कि अगर मैंने जो कहा है अंकों को लेकर, नंबर्स को लेकर, अगर वो सही नहीं हुए तो मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा, अपना जो धंधा, जो काम करता हूं वो छोड़ दूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक ये दावे के साथ कह सकता है कि अगर वो नहीं हुआ और तो वो राजनीति छोड़ देगा? नहीं, वो पैसे लेके काम कर रहे हैं, उनसे तुलना क्यों कर रहे हैं किसी की? आप एक पैसे लेके काम करने वाले से राजनेताओं की तुलना कैसे करेंगे? और उनके बयान पे हमारा बयान क्यों दिलवा रहे हैं आप? नहीं, उसने चैलेंज किया, किसी राजनेता पे राजनेता का बयान दिलाओ। पीके ने चैलेंज किया, पीके ने दावा किया, पीके ने चैलेंज किया। नहीं, उसके चैलेंज पे हम जवाब कैसे देंगे? दावा किया वो ठीक बात है, पर उसके दावा पे हम दावा क्यों करेंगे? हमारा अपना दावा होगा ना। अच्छा, हम उनके ऊपर क्यों बोलेंगे, एक पैसे लेके काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर? आपने अपने दावे की बात की, हमें क्या किसी भी नेता को नहीं बोलना चाहिए? आपने अपने दावे की बात की और टीएमसी दबाव की बात करती है। टीएमसी कहती है कि बीजेपी अपने दावे की बात तो करती है लेकिन दबाव भी दिखाती है। दबाव इनकम टैक्स का, दबाव ईडी का, दबाव सीबीआई का, जिसके कारण टीएमसी के नेताओं में खलबली हो गई। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति पर, और पश्चिम बंगाल में 48 महत्वपूर्ण सीटों की जिम्मेदारी उन्हें मिली है। आज भी बैठक पश्चिम बंगाल में तमाम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। हाल ही में दौरा पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का है। पार्टी के गृह मंत्री, सरकार के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे में फिर से जा रहे हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से अमित शाह पहुंचेंगे तो फिर टीएमसी के कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीच में आपको याद होगा कुछ इस तरह की खबरें चल रही थी कि सौरभ गांगुली भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हालांकि उनकी धड़कन दिल की तेज हुई, वो अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन फिलहाल स्वस्थ बताए जा रहे हैं। लोगों को उम्मीद भी इस बात की है कि हो सकता है कि सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
नरोत्तम मिश्रा साहब का ऑडियो हमसे कट गया है, आवाज चली गई है। संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पैनल के पास चलेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बादल साहब हैं टीएमसी के, उनसे हम चर्चा करेंगे। बीजेपी की प्रियंका जी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। विवेक सीपीआई के हैं और अतीक साहब मौजूद हैं। इसके साथ साथ प्रेम कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं, एसके दत्ता साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बादल साहब क्या कहेंगे? अभी आप सुन रहे थे नरोत्तम मिश्रा को, गजब का आत्मविश्वास है, 200 पार अब की बार। मैं मिश्रा जी का बात तो सुना और मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बात कह दिया। वो धर्म परिवर्तन का बात किया, गुहत्या का बात किया, लाभ जिहाद का बात किया, अगली बार पार बता दिया ममता बनर्जी। और एक बात सही कहा तो मैंने सुना, अमित शाह जी यहाँ पर फूलपुर में कह दिया कि अकेले ममता बनर्जी अकेले हो जाएंगे, और नरोत्तम जी अभी कहा लगभग अकेले हो जाएंगे। दोनों शब्द अलग हो गया। और बात है मोनू जी, लास्ट 10 साल के आप पूरा सेंट्रल से रिपोर्ट ले लीजिए, 10 साल से यहाँ पर एक भी लाभजात नहीं है। सीपीएम के टाइम पर 1-2 था, लेकिन अभी एकदम लाभजात नहीं है। और गुहत्या का जो बात है, गुहत्या यहाँ पर थोड़ा गोचर होता है, मैं जानता हूँ भी, मैं भी जानता हूँ, लेकिन बार बार मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में रिपोर्ट भेजा, मैंने चिट्ठी लिखा, टीएमसी के पक्ष में चिट्ठी दिया। जो बीएसएफ का है, सीमांत सुरक्षा तो बीएसएफ का है, सीआरपीएफ देखता है, लेकिन सीमांत सुरक्षा तो बंगाल का पूरी स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में नहीं है। तो ये लोग क्यों ये सब देख नहीं रहा है? जो यहाँ पर क्यों कैसे गो पाकर होता है? और गुहत्या का बात है, जो कारखाना जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देता है, तो यहाँ पर तो बंगाल का हाथ में तो कोई नहीं है। तो क्यों ऐसे लाभ जिहाद का बात और गुहत्या का बात बता दिया नरोत्तम जी। और तीसरा बात, चौथा बात है, देखिए हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तो राय है, डिसीजन है, जो गुहत्या निषिद्ध है, तो फिर भी वो ऐसा क्यों कह दिया जो गुहत्या के बारे में और लाभजात के बारे में? अभी मुझे ऐसा लगता है कि जब चुनाव आ रहा है, चुनाव के लिए ये सब कहते हैं हिंदू और मुस्लिम को डिवाइडेड करना चाहते हैं। हिंदू कुल मिलाकर आपका ये मानना सब कुछ चुनाव के इर्द गिर्द हो रहा है। प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद, उन्हीं के पास चलते हैं। प्रियंका जी, क्या ये चुनाव के मद्देनजर, सब कुछ चुनाव के मद्देनजर? प्रियंका जी के पास चलेंगे, शायद उनकी आवाज अब तक हम पर नहीं, आप उनके पास चलेंगे। प्रेम कुमार हमारे साथ मौजूद है। प्रेम कुमार, आप क्या मानते हैं बिहार के पश्चिम बंगाल के पूरे घटनाक्रम को लेकर? वहां पर पार्टी का एक नई बात, और पार्टी ने कह दिया है कि साहब लव जिहाद अब उत्तर तक सीमित नहीं रहेगा। बीजेपी ये तमाम शासित राज्य हैं वहां तक नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में पहले से ही वादा इस बात का कि गौ हत्या और लव जिहाद को लेकर भी कानून लागू करेंगे। देखिए मनोज जी, ये लव जिहाद लेकर के एक नया नारा अगर पश्चिम बंगाल में लेकर आ रहे हैं, और वो बहुत इनका पॉपुलर नारा था, एनआरसी लागू करके रहेंगे, वो नारा अब इनका नहीं दिखता है। अमित शाह, नड्डा जी, ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि असम का भी चुनाव साथ साथ होने वाला है, आसपास होने वाला है। तो असम में सबसे ज्यादा एनआरसी का विरोध हुआ, तो उधर भी लूज होने का चांसेस है कि अगर इस नारे के साथ जाएंगे। तो ये एनआरसी से पैरेलल एक दूसरा धार्मिक विभेद वाला नारा जो है, जिसमें पोलराइजेशन हो सके, खोज रहे हैं। तो उसमें ये लव जिहाद आ रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि प्रशांत किशोर जी के बारे में वो कह रहे थे, और आपने सही सवाल पूछा पुरुषोत्तम जी से कि आप कैसे इतनी जल्दी भूल गए। ये आपको याद होगा, नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अमित शाह जी के कहने पर प्रशांत जी को उन्होंने अपनी पार्टी में जगह दी थी। याद होगा, ये बहुत पुराना बयान। और इनका तो बहुत अच्छा संबंध रहा है पीके जी से, लेकिन फिर भी चलिए, वो इलेक्शन एनालिस्ट है, और इस बार इलेक्शन में 200 होगा, पार होगा कि डबल डिजिट पार होगा, इस पर ये बहस चल रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट है, वो ये कि बीजेपी का जो वोट प्रतिशत लोकसभा चुनाव में मैक्सिमम रहा है, उससे बेहतर वोट परसेंटेज लेकर किसी स्टेट में बीजेपी नहीं आई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात में अब इसमें देखिए, बीजेपी का जो अगर देखें 125-26 सीटों पर बढ़त भी रही लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव के दौरान उनके साथ जो गोरखा जन मुक्ति मोर्चा था वो अब उनसे अलग हो चुका है, जिसकी बदौलत बीजेपी ने 7 से 8 सीटें लोकसभा की जीती। तो इतनी सारी चीजें उनके खिलाफ गई हैं। तो ये सपना देखना कि 200 पार हो जाएंगे, और इस बीच उन्होंने क्या किया है, बीजेपी ने ऐसा क्या किया है
ये धार्मिक पोलराइजेशन करेंगे तो भी इससे वो फिगर नहीं मिलने वाला है कि और एक बड़ा फैक्टर तमाम वामपंथी पार्टियां भी मानी जा रही थी, क्योंकि वहां पर टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई में उसने अपने आप को पीछे खींच लिया। विवेक श्रीवास्तव सीपीआई के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक जी, आप क्या मानते हैं, इस बार कहीं उपस्थिति दे पाएंगे आप? और अगर इस तरह के मुद्दे इस तरह के मुद्दे अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगातार गूंजते रहे तो क्या इन मुद्दों के तहत वाकई ध्रुवीकरण हो पाएगा? जी जी देखिए, आपको इसमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज ये कि लेफ्ट की वापसी शुरुआत हो चुकी है। अच्छा परफॉर्मेंस बिहार में रहा, बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार जी ने लंगोट बचाई है अपनी और जोड़ तोड़ करके किसी तरह से सरकार बनी है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि लेफ्ट का परफॉर्मेंस बेहतरीन था। और बंगाल में भी आपको ऐसा ही फैक्टर मिलेगा। कम्युनिस्ट राजनीति के बारे में आप ये बात मान लीजिए, हम लोग चेहरे दिखा करके राजनीति नहीं करते हैं और सिस्टम और जो पॉलिसीज हैं उसके आधार पर हम लोग लड़ते हैं और जीतते भी हैं। पहली बात। दूसरी बात हम करते हैं कि अमेरिका के अंदर जिस तरह से आपने देखा कि व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ट्रंप के फॉलोअर्स 30,000 लोगों ने कैपिटल हिल को घेर लिया। ये कौन लोग थे? ये फासिस्ट लोग थे जो कहते हैं कि भाई व्हाइट आदमी की एक सुप्रीमेसी है जिसको ट्रंप सिंबलाइज करते थे और एंटी इंडिया भी थे। यही चीज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इंडिया में कर रही है। ये लोग कहते हैं कि साहब एक सुप्रीमेसी है हिंदुओं की और ये सेकुलर कंट्री जो है ऐसा मत बोलिए राष्ट्र में बनना चाहिए। विवेक साहब, ऐसा मत बोलिए क्योंकि चीन की स्थिति आपको पता है, अमेरिका की स्थिति आपको पता है। इस देश में कम से कम बोलने की आजादी है ना। वर्तमान सत्ता केंद्र की सत्ता के खिलाफ, केंद्र की सत्ता में प्रमुख के खिलाफ इस देश में आज भी लोग बोलते हैं। जी, आज भी लोग बोलते हैं, आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन आप चाइना में ऐसा नहीं कर सकते ना। आप मेरी बात सुनिए जी। लव जिहाद जैसे कानून, नहीं, मैं चाइना में नहीं, मैं इंडिया में हूं, तो हम इंडिया की बात करेंगे ना। और इंडिया के अंदर जब आप लव जिहाद जैसे कानून लाते हैं, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इनको बोलिए कि ये हिंदू राष्ट्र की बात ना करें। इनको बोलिए कि ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि कहें। इनको बोलिए कि अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्यूट है, नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे एक हाइपोथेटिकल हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट सही है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें माइनॉरिटीज का रोल एक सेकंड ग्रेड सिटीजन का होगा और उसको प्रूव करने के लिए लव जिहाद का कानून क्या गलत है? और माइनॉरिटीज और लव जिहाद के तहत जो कानून बनाया गया है, क्या वो कानून गलत है? और हम बिल्कुल गलत है। कैसे गलत? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपके जो क्रिमिनल कोड, मैं बता देता हूं, आपके क्रिमिनल कोड्स के अंदर ऑलरेडी इतने प्रोविजन थे कि कोई भी हस्बैंड अगर किसी भी वाइफ को, चाहे इंटरकास्ट हो या इंटर रिलीजियस हो, अगर हैरेसमेंट होती है तो आप उस महिला के लिए लड़ सकते थे। आपने जबरदस्ती इसको लव जिहाद का नाम लेकर के सेंसेशनलाइज किया है क्योंकि आप माइनॉरिटीज के खिलाफ बोलना चाहते हैं और आप एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि यही एक आपत्ति, विवेक जी, प्रियंका जी, यही एक आपत्ति है कि जब आप जिहाद शब्द का जोड़ देते हैं तो वो एक वर्ग से जुड़ जाता है और आप उसी के इर्द गिर्द राजनीति कर रहे हैं। जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब इनकी अपनी जबान में होता है कि किसी सच्चाई के लिए लड़ाई, किसी चीज के लिए लड़ाई। तो वो हम भी तो यही कह रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ो, लेकिन उसको लव जिहाद का नाम देकर के आप नहीं कर सकते। आप किसी को जबरन, बल्कि छल या कपट से उसके धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकते। ये आवाज आज तक कभी ना कांग्रेस ने उठाई, ना सीपीआई के लोगों ने उठाई, ना सीपीएम ने उठाई। विवेक जी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, चीन और अमेरिका दिखा रहे थे, तो इसमें इनका कोई दोष नहीं है। देखिए, ये तो जैसी राजनीति करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, इनका फाउंडर कौन? एओ ह्यूम। और सीपीएम किसको मानती है? लेनिन को। तो इनका तो कंसेप्ट ही विदेशी है। ये तो देश से जुड़े ही नहीं, जो अपने देश से ही नहीं जुड़ा है, जो अपनी देश की संस्कृति में विश्वास ही नहीं रखता, वो कैसे लव जिहाद को सपोर्ट करेंगे? आप हिटलर के फांसीवाद को मानते हैं, इस चीज के खिलाफ है। गोवलकर जी हिटलर से इम्प्रेस थे, चाहे वो हिंदू, गोवलकर जी हिटलर से इम्प्रेस थे। का भी धर्म परिवर्तन तो नहीं इसमें ये थोड़ी ना है, ये पूरे विश्व में एक दूसरे को थ्योरीज दी जाती है। सबको है। और क्यों नहीं? अगर कोई परिवर्तन करना चाहता है तो आपको क्या अधिकार है किसी को रोकने का? मध्य प्रदेश में और यूपी इसके लिए अगर कोई करना चाहता है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्रिमिनल कोर्ट में थे, कल आप बोलेंगे विष्णु की पूजा करो, शंकर की पूजा मत करो। रिलीजियन चेंज करने के लिए या जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए तो आप एक काम करिए। नहीं, मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूँ। आज आप एक घोषणा कर दीजिए कि मंदिर में पुजारी का अधिकार सभी जातियों के लिए होगा। आप बोलिए ना फिर इस बात को
कि अगर आप इतनी सेक्युलर हैं और बीजेपी वाले, तो आप आज घोषणा कर दीजिए कि मंदिर में पूजा करवाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को नहीं, सभी जातियों को मिलना चाहिए। मेरा यह मानना है कि दलित भी पुजारी बनना चाहिए। आप बोलिए। देखिए, बात निकलेगी तो फिर पता नहीं कहां तक पहुंच जाएगी, दूर तक पहुंच जाएगी। अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक साहब, कैसे देख रहे हैं इन तमाम सियासी बयानों को, इन तमाम सियासी मुद्दों को, इन तमाम बातों को जो हर बार चुनाव के पहले आते हैं, माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और सत्ता पार्टी कहती है कि हाँ ये चुनाव के लिए नहीं है, चुनाव के बाद ही हम इसे पूरा करेंगे, लेकिन विपक्षी पार्टी कहती है कि जनाब चुनाव के पहले क्यों ध्रुवीकरण कर रहे हैं, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वोट पाने के लिए आप भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। अतीक साहब, नफरत से रहा है, हेट राजनीति से रहा है। इन्होंने जिनसे मोहब्बत की रहा है, हेट राजनीति से रहा है। इन्होंने जिनसे मोहब्बत की, ट्रंप और ब्रिटिश, जिनसे इन्होंने माफी मांगी, वो उस वक्त भी ये देश के हित में काम नहीं कर रहे थे और आज भी देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। आप एक छोटी सी बात का यहाँ पर लिहाज करिए, देखिए जो लव जिहाद का पूरा मामला इन्होंने क्रिएट किया है, और जैसे कि विवेक साहब ने अभी बताया कि पूरा की पूरा हिंदुत्व फोर्सेस को इनको कंसोलिडेट करने की इनकी मंशा है इसके पीछे। यहाँ पर कंप्लेनेंट कौन है? इनके फ्रिंज सोल्जर्स, इनके वो लोग जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह, तालिबान की तरह, जो अफगानिस्तान में एक पैरामिलिट्री फोर्स बना दिया था तमाम उन लोगों को कि जो मदरसे में पढ़ा करते थे अमेरिका ने, वो पैरामिलिट्री फोर्स जिसका कोई लीगल राइट नहीं बनता है, वो एक्चुअल कंप्लेनेंट हैं। वो जाके माँ बाप को भड़का रहे हैं, वो जाके फोर्स कर रहे हैं कपल्स को कि आप कंप्लेंट दर्ज कराइए। यहां तक कि इंजेक्शन देके मुरादाबाद में उस औरत का मिसकैरेज करा दिया। ये इनकी हेट राजनीति है, ये इनका लव जिहाद नहीं, ये इनका हेट जिहाद है। और ये पूरे हिंदुस्तान के ऊपर इस तरह से नफरत फैलाकर काबिज होके क्या हासिल करना चाहते हैं, मेरी तो समझ के बाहर है। इनके जो चुनाव विशेषज्ञ हैं, इनसे आप पूछिए, ये नफरत बिल्कुल आपने सही कहा कि आपकी समझ के बाहर है, तो समझ में एक बार दत्ता साहब के पास चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दत्ता साहब, हमने हैदराबाद का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव देखा, हमने निगम का वहां पर चुनाव देखा, और उस चुनाव में, क्योंकि निगम के चुनाव में सीवर, नाली, सड़कें, खरंजे, इनकी बात होती है, लेकिन वहां पर भाग्यनगर की बात हुई, वहां पर लव जिहाद की बात हुई, वहां पर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे दिखाई दिए और उसका परिणाम भी देखा कि परिणाम क्या आया। मैं आपसे जानना चाहता हूं दत्ता साहब, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और पश्चिम बंगाल में चुनाव या तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, या फिर लव जिहाद के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, या हिंदू और मुस्लिम के बीच के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। देश के मध्य प्रदेश के गृहमंत्री मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात का जिक्र किया है और अपनी सभाओं में देश के गृहमंत्री अमित शाह भी इस बात का जिक्र करते रहे हैं। आप क्या मानते हैं, क्या ये मुद्दे, क्या ये बातें इससे विधानसभा चुनाव में वाकई असर करेंगी? शुक्रिया, आप काफी देर बाद आए हैं मेरे पास। मैं सारे पैनलिस्ट को शालीनतापूर्ण सुन रहा था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई बीच में ना बोले जब मैं अपनी बातें रखता हूं। मैं विवेक जी के 2-3 बातों को उठा के और फिर टीएमसी और बाकी लोगों के बातों का जवाब दूंगा। विवेक जी ने कहा है कि इनका राजनीति जो है ये भाजपा की राजनीति या फिर आरएसएस की राजनीति, हेट की राजनीति है। विवेक जी, आपके विचारधारा के जो लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कम्युनिस्ट संस्थाएं जितने हैं, उन लोगों ने दुनिया में सबसे बड़ा नरसंहार करवाया है और सबसे बड़ी हेट की राजनीति आप लोगों की है। स्टेलिन जो 9 मिलियन लोगों का कत्लेआम किया था, तो और वो मैक्सिमम मुस्लिम लोग सेंट्रल एशिया के, वो कत्लेआम को याद कीजिए, चाउचेस्कू को याद कीजिए, नजीबुल्लाह को याद कीजिए, ईदवामी को याद कीजिए, उसके बाद इतनी की वाणी आप दीजिएगा। दूसरी बात आपने कहा है कि दलितों का अधिकार है या नहीं है मंदिरों में पूजा करने का। मैं आपको हजारों उदाहरण दे दूंगा जहां पे दलित पुरोहित है हिंदू मंदिरों में, चाहे आप आंध्र प्रदेश में जाके देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, या फिर तमिलनाडु में भी जाके आप देख लीजिएगा। आप बात आती है लव जिहाद की और गो हत्या की,
ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि बंगाल में, चाहे वो पाक कलकत्ता शहर में, चाहे वो पार्क स्ट्रीट हो, मिथियापुर हो, तोपसिया हो, पार्क सर्कस हो, वहां पे सरेआम लटका के रखा जाता है गाय माता को काट के। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदुस्तान के संविधान ये नहीं कहता है कि पूरे देश भर में अंकुश लगना चाहिए गाय हत्या पे? क्या ये आदेश नहीं देता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे देश के संविधान कि सारे प्रदेश के सरकार बैन लगाए गौ हत्या पे? बंगाल में आपका इंटरेस्ट गाय में नहीं है, आपका इंटरेस्ट है ये जवाब देना बहुत आवश्यक है। दिखा करके मुसलमानों को बदनाम करने में। आपका इंटरेस्ट एनिमल राइट्स में नहीं है। बंगाल मुद्दे असर करेंगे, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि इस विधानसभा चुनाव में मुद्दे असर करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिशन बंगाल में बीजेपी का नया हथियार, ममता सरकार पर लव जिहाद का वार। बंगाल में लव जिहाद करेगा बेड़ा पार। पश्चिम बंगाल के चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं, बयानबाजी के दौर और तीखे होते जा रहे हैं। दीदी बंगाल में अकेली पड़ रही हैं और करीबी साथ छोड़े जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ममता सरकार को चारों खाने चित करने में जुटी है। विजय वर्गीय के नागरिकता कानून पर दिए बयान के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ताजा बयान ने राज्य में राजनीति में नई बहस शुरू कर दी है। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो उनकी सरकार राज्य में लव जिहाद को लेकर कानून लाएगी। धर्म स्वातंत्र विधेयक हम मध्य प्रदेश में लाए हैं और हम वैसा ही धर्म स्वातंत्र विधेयक, जिसको आप मीडिया के लोग लव जिहाद कहते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो मैं आग्रह करूंगा वो कानून यहाँ भी आए, गौ का भी और उसका भी। आइए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो लव जिहाद का कानून लाया गया है उसमें दरअसल क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर 1 लाख तक जुर्माना, 5 से 10 साल तक की सजा, धर्म परिवर्तन की 60 दिन पहले सूचना देनी होगी। लव जिहाद के खिलाफ परिजन शिकायत कर सकते हैं। जबरन धर्म परिवर्तन गंभीर और गैर जमानती अपराध होगा। नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल की 48 सीटों के प्रभारी हैं। ऐसे में उनका यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी सीए जैसे मुद्दे को उठाकर पहले ही राज्य की सियासत में भूचाल आ चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खुलकर राज्यों में नागरिकता कानून की वकालत कर चुके हैं। उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार यदि सीए का विरोध करती है तब भी हम इसे लागू करेंगे। राज्य यदि इसका समर्थन करेगा तो अच्छा रहेगा। बंगाल में मिशन 200+ का सपना संजोए बीजेपी बंगाल को हर हाल में अपना बना लेना चाहती है। एक के बाद एक शीर्ष नेताओं के बंगाल दौरे, ममता सरकार पर बयानबाजी और बीजेपी की आक्रामकता इसका प्रमाण है। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं और 12 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर होंगे। यानी ममता को चुनावी बिसात पर शिकस्त देने के लिए बीजेपी ने सारे दाव चल दिए हैं और ममता बनर्जी चुनावों से पहले चारों ओर से राज्य में घिरती जा रही हैं। एक और बीजेपी और टीएमसी ने बागी तो दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाते ओवैसी। बहरहाल बीजेपी का लव जिहाद और सीए को लेकर दाव बंगाल में कितना कामयाब रहता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि राज्य में अपनी रणनीति को लेकर बीजेपी आक्रामक है और वो कोई भी मौका और मुद्दा हाथ से जाने देना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने पूरी खबर को देखा, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी की रैली चल रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और टीएमसी को हटाने के लिए वहां पर लोगों का जनसैलाब उमड़ा है। भ्रष्टाचार और माफिया राज को खत्म करने की बातें मंच से की जा रही हैं और तमाम बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पार्टी के महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय हुजूम के बीच में खड़े हुए हैं और वहां पर ये वो समझा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से टीएमसी का जाना क्यों जरूरी है। ये इस वक्त नंदीग्राम में ये सभा चल रही है। नंदीग्राम और सिंगूर
दो बड़े ऐसी जगह हैं जहां पर मुद्दा निकला और मां माटी मानुष के जरिए ममता बनर्जी ने टीएमसी की सरकार बनाने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच अब वही गढ़ सिंगूर और नंदीग्राम, ये दो गढ़, सिंगूर के बड़े नेता यहां पर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ साथ नंदीग्राम में मुद्दों के जरिए बीजेपी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है और चिन्हित करके ममता के गढ़ को ध्वस्त करने में लगी है। दीदी ने वादा किया था सोनार बंगला बनाने का, बोला था कि नहीं बोला था? ये कोयले के माफियाओं ने कोलार बंगला बना दिया, कोलार बंगला। मैं आपसे वादा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मोदी जी के नेतृत्व में हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। ये कोलार बांग्ला हटाने वालों को आप हटाइए, सोनार बांग्ला हम बनाएंगे। जो माफिया हो, जो तस्करी करता हो, वो व्यक्ति दिलीप दा को गुंडा बोलता है। दिलीप दा गुंडे हैं? दिलीप दा गुंडे हैं क्या? बताइए जरा, दिलीप दा गुंडे हैं क्या? इसका जवाब हमें मतदान वाले दिन देना है, बताना है कि गुंडा कौन है, माफिया कौन है। तो उन तमाम जगहों पर जो कि टीएमसी का गढ़, वहां पर पहुंचकर ये कोशिश की जा रही है कि ममता के गढ़ को ध्वस्त किया जाए। बादल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बादल साहब, चूंकि 10 साल की सरकार है तो 10 साल की पार्टी अगर सत्ता में होती है तो बहुत सारे उसके खिलाफ मुद्दे भी होते हैं, बातें भी होती हैं और विषय भी होते हैं, और शायद यही कारण है कि बीजेपी अब सोनार बांग्ला बनाने की कोशिश कर रही, क्योंकि आपने कोलार बांग्ला बना दिया। मोनू जी 50 सेकंड टाइम दीजिए। मैं बहुत सारे सवाल आ गया नरोत्तम जी से, कैलाश जी से। दत्ता जी ने दो चार बातें की है। कैलाश जी की जो बात कह रहे हैं, तो मैं कैलाश जी को पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और नरोत्तम जी को मैं पूछ रहा हूँ, माफिया कौन है? पहले आप लोगों का सीने में हाथ लगा के बताइए, माफिया कौन है? मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, जो लोगों के बारे में ममता बनर्जी निराश थे, वही लोगों को लेके कौन सा वॉशिंग मशीन में धो लिया, जो वो लोग आज जिन लोगों को टीवी में दिखा दिया, पैसा ले रहे थे, उन लोग आज धुआं तुलसी पता हो गया, कैसे हो गया उन लोग का आज सभा, उन लोग के बारे में सभा, उन लोगों को लेकर आप सभा कर रहे हैं। पहले तो एक से बताइए। तीसरा बात है लाभजात का बात, कहां से आ गया लाभजात का बात? बंगाल में तो एक भी लाभजात नहीं हुआ। बंगाल में तो 10 साल में धर्म परिवर्तन तो ऐसा नहीं हुआ था। वो गायवता होता है जो पक्षकार के बारे में मीडिया में जो दत्ता जी ने बताया, वो सही का ठीक का, लेकिन हाईकोर्ट का जो राय है, सुप्रीम कोर्ट जो राय है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे? सेंट्रल गवर्नमेंट आज तक तो एक भी शब्द नहीं किया। आज इलेक्शन आ गया, चुनाव आ गया, चुनाव से पहले क्यों नहीं सब बात कह रहे? तो इस चीज का मतलब यही होता है, चुनाव में जीत नहीं सकते और हिंदू मुसलमान के बात डिवाइडेड कर रहा है। लास्ट पॉइंट मोनू जी, जिसके पास 3 एमएलए था, और दूसरे पार्टी से 10 आपके अपने लोग बोल रहे हैं, ममता बनर्जी बोलती है खुद स्क्रीन पर अपने लोगों को कि तुमने बहुत चोरी कर लिया, थोड़े दिनों के लिए रुक जाओ। इनके खुद के एमएलए कहते हैं कि हमने बहुत सारे काम निकाल लिया, हमें फिर मौका मिलेगा। यही नहीं, पार्टी की कहती है कि 50% पैसा पार्टी में डालो, 25% आओ। तो आप तो अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि हम चोर हैं, यानी आप लोग चोर हैं सारे के सारे, तो किसी और को बोलने की दरकार ही क्या? और कितनी बात रही है इन्वेस्टिगेशन की, और इसकी थोड़ा सा सब्र करिए। मेरा वायदा है आपसे कि सरकार बनने के बाद आप पर इंक्वायरी जरूर होगी, क्योंकि सरकारी तरीके से करेंगे हम। अभी करेंगे तो आप कहेंगे हम सीबीआई चलाते हैं, हम ईडी चलाते हैं। हमें सरकार में आ जाने दीजिए। जितने पैसे की चोरी करी है, देखिए कोई डर नहीं है, मैं आपको साफ बोलती हूँ, हम सरकार में आने के बाद इंक्वायरी जरूर बैठाएंगे। तब तक या तो आप इधर उधर कहीं हो जाइए, वरना इंक्वायरी बैठेगी और जिसने चोरी की है वो जेल का रास्ता देखना पड़ेगा। बोलिए बादल साहब। देखिए, मैं प्रभात को आपने बताया, ठीक है, कोई बात नहीं, अपना जवाब वो दे सकते, सवाल का जवाब दे सकता है, उनका दूसरा पार्टी का बात है। लेकिन मैं मोनू जी एक बात कहना चाहिए पूरे देश को, इंडियन नेशनल में जिसके पास 3 एमएलए है, जो दूसरा सीपीएम कांग्रेस भाजपा से लेके 19 एमएलए टोटल हुआ, वो 3 एमएलए विनिंग है और इधर उधर से 19 एमएलए बना, 3 एमएलए से कैसे 200 पार करेगा? ये कैसे, इतना झूठ क्यों बोलते हैं ये लोग? क्यों बोलते? ये पढ़ा लिखा नहीं किया,
इंद्रों के पास सर्टिफिकेट है, और खुद इन लोग ने प्रियंका जी, ममता बनर्जी जवाब दे दीजिए। ये 35 सर्टिफिकेट दिया। वो क्या कह रहे हैं? मैं इनको कहना चाहता हूँ, अरे मुद्दों पर छोटी-छोटी बात कही है ना। हाँ। आपका दिल में हाथ लेकर रहते हैं नरोत्तम जी। प्रियंका जी, बोलिए आप। कैलाश जी को लाइए। अरे हो गया बादल साहब, हो गया। प्रियंका जी, बात है। और मुझे एक नहीं 5 सेकंड में बाहर क्यों बोला जा रहा है टीएमसी के पक्ष में? भाजपा के अंदर बंगाल में एक भी लीडर नहीं है जो भाजपा को सत्ता प्रियंका जी, में बहुत आने का गौर से सत्ता स्क्रीन के चाहते पास हैं। आकर सुन रही हैं आपको लेकिन बादल साहब। बाहर से बोलने के अब जवाब ले लीजिए प्रियंका जी। दूसरे राज्यों से है, इसलिए सब बोल रहा है ये लोग बाहर मतलब अरे हो गया बादल साहब, हो गया। आज ही क्रांति करेंगे क्या? हो गया। सबर करिए, आप इत्मीनान बादल से साहब, हाँ, सुनिए, प्रियंका जी। इत्मीनान से सुनिए। बाहरी किसको कहते हैं आप? आउटसाइडर किसको कहना चाह रहे हैं? ये जो आउटसाइडर जिन पे अंगुलियां उठा रहे हैं ना, ये 70% है। ये 70% जो है आपको बढ़िया से धो करके जवाब देंगे। जिस 30% के ऊपर टिक करके आप हिंदुस्तान में सोच रहे हैं कि आप बंगाल में राज करेंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे, तो इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात, आपको एक बात और बता दूं कि आप ये ममता बनर्जी की कितनी छोटी सोच है। शाहरुख खान को एम्बेसडर बनाती हैं, शाहरुख खान को एम्बेसडर बनाती हैं, पूरे बंगाल के कल्चर के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं। आपको सुमित्रा चैटर्जी जैसे एक्टर नहीं दिखते यहाँ, आपको देव जैसे एक्टर नहीं दिखते, यंग पीढ़ी की और भी बहुत एक्टर है वो नहीं दिखते, सिर्फ शाहरुख खान क्यों दिखता है? क्योंकि शाहरुख के नाम में खान है, तो 30% को और जितने दिन खुश करना है। बताइए कितनी बड़ी बात प्रियंका जी ने बताई यहाँ पर। आपको दादा साहब, बहुत बड़ी बात यहाँ पर प्रियंका जी ने बताई। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम का भी एक ऐलान हुआ है पश्चिम बंगाल विधानसभा को लेकर। 26 सीटों पर वो विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी के विस्तार के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना जरूरी है, हम पार्टी ने ये कहा है। हम पार्टी जो कि बिहार की पार्टी है, जीतन राम मांझी उसके प्रमुख हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब हम भी पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल, और हम भी पश्चिम बंगाल में पहुंचकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे 26 सीटों पर। अब ये 26 सीटों का समीकरण समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि अभी जीतन राम मांझी आए हैं, कुछ और लोग भी आएंगे, कुछ सीटों के समीकरण को लेकर, कास्ट के समीकरण को लेकर, जातिवाद के समीकरण को लेकर। प्रेम साहब, ठीक बोल रहा हूं ना मैं? अभी ओवैसी भी आएंगे। अवसर होता है कि वो आए, और चूंकि बिहार में एक प्रयोग हुआ था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर के चुनाव लड़े, और कुछ एक उनको ऐसे अवसर आए कि वो खुश हों, तो इनके लिए एक संभावना बनती है कि वो बंगाल में भी इस चीज को आजमाए। इससे इनकार नहीं कर सकते, इसका वेलकम करना चाहिए, हर किसी को वेलकम करना चाहिए। पर मूल बात यह है कि पूरे चुनाव में जो बंगाल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें जो एजेंडा होना चाहिए, विकास का एजेंडा या सरकार के फेल्योर का एजेंडा या सरकार की कामयाबी का एजेंडा, उसके बजाय जो हेट्रेड फैलाने वाले मुद्दों को बढ़ाया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। चुनाव लेकिन प्रेम साहब, ये बड़ा सवाल है। देखिए, किसानों की बैठक अभी भी चल रही है, और आज बड़ी उम्मीद है बैठक से, क्योंकि अगर आज बात नहीं बनी तो बात बहुत आगे निकल जाएगी। लेकिन सरकार कहती है किसानों के विकास के लिए हम ये बैठक कर रहे हैं, और उस बैठक में भी विरोध के स्वर दिखाई देते हैं, और उसमें भी तमाम विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि इससे किसान का नुकसान हो जाएगा। यानी कि सरकार अगर विकास की बात भी कर रही है, विकास के लिए भी परिवर्तन ला रही है, चेंज ला रही है, तो उसमें भी ये कहा रहा है कि नुकसान हो जाएगा। क्या विकास? देखिए मनोज जी, ऐसा इससे पहले कभी हुआ क्या कि राजधानी में आकर के एक नहीं, दो नहीं, 60 से ज्यादा किसान अपनी जान दे गए, और सरकार की संवेदनशीलता हिलने का नाम नहीं लेती। बाकी सब बातें बकवास हैं। ये किसानों की जान जो गई है, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, और इमीडिएटली चाहे जिस कीमत पर यह आंदोलन खत्म करना हो, सरकार को करना चाहिए। लेकिन कानून खत्म नहीं होगा, कानून खत्म नहीं होगा। सरकार ने यह संकेत दे दिया कि कानून वापस नहीं होगा। अब अगर कानून वापस नहीं होगा तो क्या होगा? अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक साहब, पश्चिम बंगाल की राजनीति के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। पश्चिम बंगाल में जैसा कि खुद प्रेम साहब कह रहे थे कि चुनाव विकास की बातों पर होना चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार पर होना चाहिए, लेकिन अब इन पर होता तो नहीं है। अब तमाम ऐसे मुद्दे निकल कर आ जाते हैं जिसका इस समाज से कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो कहीं ना कहीं कुछ वर्ग समुदाय को प्रभावित जरूर करते हैं। तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में यही असर करेंगे और यही आपको सत्ता तक पहुंचाएंगे? क्योंकि राजनीति का मतलब ही है राज करने की नीति। अतीक साहब,
देखिए ये खिलवाड़ है लोगों की भावनाओं के साथ भी। किस तरह से प्रियंका जी ने शाहरुख खान के नाम को लेकर उसको कम्युनलाइज करने की कोशिश की। यहाँ कोई बंगाल एक्टर को क्या कोई घृणा से देखता है, कोई नफरत से देखता है? लेकिन अगर ममता दीदी ले गई शाहरुख खान को, तो इनको इसके अंदर धर्म नजर आ रहा है, इनको इसके अंदर नजर आ रहा है कि किस तरह से प्रियंका जी, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ प्रियंका जी, आपको क्या मैं लगता है आपके बीच बंगाल में में नहीं प्रतिभा बोला की हूँ कमी प्रियंका है? जी। बंगाल में क्या प्रतिभा की कमी है? नहीं, लेकिन तो धर्म को वो आप बंगाल क्यों में लेके आए? exist करता है। अगर हम जैसे आर्ट और बॉलीवुड कल्चर की बॉम्बे बात में करते exist हैं करती मनोज जी, फिर आपको आर्ट बाहर वाले और लोगों को कल्चर के ambassador अंदर बनाने की दरकार धर्म की क्यों बात पड़ी? को लाके प्रियंका जी ने ये साबित बोला कर जाता दिया है उत्तम जो कुमार बात को। विवेक जी ने पहले की थी। इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ घृणा पर आधारित है, नफरत पर आधारित है। ये खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों की भावनाओं के साथ में। और इलेक्शन जो कि सेलिब्रेशन होता है डेमोक्रेसी का, उसमें इस तरह के कम्युनलाइजेशन को लाना ये साबित करता है कि इनका इरादा सरकार चलाना नहीं है, इनका इरादा सिर्फ और सिर्फ सावरकर की नफरत को फैलाना है। इनका इरादा सिर्फ आरएसएस की हिंदुत्व कंसोलिडेशन का है। सरकार चलाना इनके बस की विवेक जी बात मेरे साथ ही नहीं मौजूद है है। मनोज विवेक जी, पहले वामपंथियों पर ये आरोप लगता था कि पश्चिम बंगाल की जो रक्त रंजित राजनीति है वो वामपंथियों के इर्द गिर्द घूमती है। उसके बाद फिर ममता बनर्जी आ गई, उनके ऊपर ये आरोप लगने लगे। अब बीजेपी जब ताल ठोक रही है पश्चिम बंगाल में, तो उसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जो राजनीति कर रही है वो कहीं ना कहीं रक्त रंजित करने की राजनीति है। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊंगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है कि पूरे देश में कहीं भी जाए, चुनाव लड़े, आप अपने कैंडिडेट्स खड़ा करें और आप कभी चुनाव हारेंगे और कभी आप चुनाव जीतेंगे, और 70 साल से होता है। और हम एक बहुत स्ट्रांग प्रजातंत्र है जिसके लिए हम सबको प्राउड फील करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी समस्या है सांप्रदायिकता की। इनकी राजनीति एक हिंदू राष्ट्र के मिथिकल कॉन्सेप्ट के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती है, जो इनकी पेरेंट पार्टी आरएसएस का एजेंडा है। एक हिंदू सुप्रीमेसी की बात रहती है, जिसके अंदर जो लोअर कास्ट्स हैं और जो अन्य जातियां, अन्य धर्म हैं, उनको एक सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप, अनडिक्लेयर्ड सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप दी जाती है। लव जिहाद जैसे कानून और उनका डिक्लेरेशन इसी बात को असर्ट करते हैं। सत्ता में रहे और पश्चिम बंगाल में आप इतने साल सत्ता में रहे, क्या वहां पर जाति प्रथा को खत्म कर पाए, इससे व्यवस्था को खत्म कर पाए? जी, कभी सांप्रदायिकता नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल हमने, हाँ सुनिए जी, बिल्कुल खत्म किया। लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं और लेफ्ट लिबरल्स, लेफ्ट के साथ जो मीडिया लिबरल्स वर्ड यूज करती है, लेफ्ट लिबरल्स, तो लिबरल वर्ड इसीलिए यूज किया गया कि जो ढांचे आपके चले आ रहे हैं समाज के, जो कुरीतियां चली आ रही हैं, उनके खिलाफ लेफ्ट एक प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस है। अब आप हम नहीं कह रहे बीजेपी चुनाव ना लड़े, आप लड़िए, लेकिन अगर आप ये नैरेटिव बना करके पब्लिक को बोलते हैं कि 14.5% मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है आप हिंदू रह नहीं सकता, मुसलमानों का राज्य हो जाएगा, हिंदुओं को मार डाला जाएगा, और 80-85% हिंदूज को आप डरा करके एक वेनमस राजनीति करके, पोलराइज करके वोट इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है, ये सेकुलरिज्म और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन, प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात, प्रियंका जी ने जो बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कहां से चंदा आता है डिक्लेयर नहीं किया है। पहली चीज, कॉर्पोरेट्स को और कितने बिजनेसमैनों के कितने लोन माफ किए हैं। अडानी साहब ने नेशनलाइज्ड बैंक से कितना कर्ज लिया है, अंबानी साहब ने कितना कर्ज लिया है। प्रियंका जी से जवाब ले लूंगा, लेकिन इस बीच एक और बयान आया ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का दावा है कि काम की तुलना करोगे तो टीएमसी भारी पड़ेगी। ममता दीदी और उनके काम की तुलना अगर आप वाकई कर लो तो आपको यह पता चलेगा कि बाकी पश्चिम बंगाल में बहुत काम हुआ है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड दें। लड़ाई विकास के मुद्दे पर होनी चाहिए, ना कि इस तरह के मुद्दों पर जिससे भाई भाई दुश्मन बने और भाई भाई आपस में लड़े। प्रियंका जी, जिन बातों का जवाब विवेक उठा रहे थे, जवाब दे दीजिए। मैं वही कह रही हूँ कि विवेक जी ने अभी जो भी कहा, जितनी भी बातें कही, सारी झूठ है ऊपर से लेके नीचे तक।
ममता बनर्जी ने खुद कहा कि सीपीएम ने 34 साल में बंगाल को इतना खाली कर दिया कि वो कर्जा उतारते ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग ना करें। और ये कहते हैं कि 34 साल में आप सरकार और रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता हैं और आपको गंभीरता से उत्तर देना चाहिए। और आपने खाली आप मुझे पहले बताइए, अडानी साहब ने नेशनलाइज्ड बैंकों से कितना कर्ज ले रखा है? 10 साल में बड़े डेवलपमेंट की नहीं, ममता बनर्जी ने, मेरा सवाल बीजेपी के ऊपर है। आप लोग जो आर्थिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं कॉर्पोरेट के साथ मिलकर के, मैं उस पर प्रश्न कर रहा हूं आपसे, वो उसका उत्तर आपके पास नहीं है। आपके पास उत्तर नहीं है कि एनपीएस का क्या स्थिति है, कितना कर्ज दिया है आप लोगों ने? साहब छोटा सा जवाब दे दीजिए, क्योंकि विवेक साहब ने कहा कि हल्के शब्दों का प्रयोग न करें। आज की राजनीति, भारत की राजनीति इतनी हल्की हो गई है, तो हल्के शब्द तो बहुत छोटे हुए। या में जब प्रश्न पूछा जाते हैं तो उसका जवाब भी दिया जाना जरूरी है। ये प्रश्न उठ रहे हैं, हमेशा से उठ रहे हैं। सूट बूट की सरकार जब बोली गई तब से लेके सवाल उठे कि सबसे ज्यादा कर्ज माफी जो है उद्योगपतियों की हुई है, और जो हमने जो कोरोना काल में भी जो पैकेजेस घोषित किए जनता के लिए, वो पैकेजेस जो है हमारी जीडीपी का कितना हिस्सा थे? ये सारे सवाल हैं जिसका कि जवाब देना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में खास तौर से ये सवाल उठेंगे क्योंकि किसान का आंदोलन चल रहा है। पश्चिम बंगाल में किसान जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहां की जीडीपी में योगदान करते हैं, तो जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। वाकई आपने देखा अमेरिका की तस्वीर को, क्योंकि लोकतंत्र बदल रहा है और वक्त भी बदल रहा है। वक्त बदल रहा है तो राजनीति भी बदलेगी, और राजनीति भी बदल रही है तो राजनेता भी बदलेंगे, और इसलिए सिर्फ राज करने की नीति होगी, इसलिए इसे राजनीति कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल रहे। मुझे जवाब चाहिए में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।